बिहार के दरभंगा जिले का 17 साल का रामू कुमार अपनी परिवार की गरीबी से तंग आकर मुंबई जाने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि वहां पर उसे कोई जॉब मिलेगी जिससे उसके फैमिली की गरीबी खत्म हो जाएगी। वो अपना घर, माँ बाप, पढ़ाई छोड़कर 17 साल की उम्र में काम के लिए निकल जाता है। वो लड़का जिसकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है, वो अपने सारे सपनों का गला घोटकर एक छोटी सी जॉब की तलाश में मुंबई के लिए निकल जाता है। ऐसे ना जाने कितने लाखों बच्चे रामू कुमार की तरह हैं जो छोटी सी उम्र में दूसरे शहर निकल जाते हैं एक छोटे काम के लिए, ताकि उनके परिवार की गरीबी दूर हो सके। लेकिन वहाँ पर भी उनकी लाइफ आसान नहीं होती है, क्योंकि बिहार से होने पर बिहारी उनके लिए एक आइडेंटिटी नहीं, एक गाली की तरह यूज होती है। होटल में काम कर रहे हैं, हमको माँ बहन को गाली देकर गए लोग, यार गाली है। अब आप बोलोगे कि भाई इसमें इतना इमोशनल होने वाली बात क्या है। इनके साथ तो ऐसा होना ही है, क्योंकि ये लोग जाति और कास्ट के नाम पर वोट देकर भ्रष्ट लोगों की सरकार बनाएंगे जो नौकरी और जॉब क्रिएट नहीं करेगी, तो इन्हें दूसरे राज्यों में जाकर धक्के खाने ही पड़ेंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और है मेरे दोस्त, क्योंकि बिहार के आज के जो हालात हैं, इसकी शुरुआत सदियों पहले अंग्रेजों ने की थी और आज़ादी के बाद भी भारत सरकार की एक पॉलिसी ने इसके विकास को छीन लिया। अब आपको लगेगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपको सब क्लियर हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों है कि 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ करके बाहर चले गए। अब कहानी शुरू होती है 1793 में, जब अंग्रेजों ने बंगाल प्रेसिडेंसी में अस्थायी व्यवस्था लागू की। अब आज का बिहार उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था और अस्थायी व्यवस्था का मकसद था ताकि अंग्रेजों को हर साल टैक्स के रूप में एक निश्चित पैसा मिलता रहे। इसके लिए उन्होंने जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया, ताकि जमींदार किसानों से टैक्स लेकर अंग्रेजों को पैसा देते रहे। अब इससे अंग्रेजों को लगा कि किसानी बढ़ेगी और साथ में उन्हें किसानों से डायरेक्ट टैक्स लेने का झंझट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इससे अंग्रेजों का तो फायदा हुआ, लेकिन किसानों की हालत बहुत बदतर हो गई, क्योंकि वहाँ के जमींदार उन पर ज़्यादा दबाव और उनका शोषण करने लगे, क्योंकि उन्हें एक निश्चित रकम अंग्रेजों को हर साल टैक्स के रूप में देनी पड़ती थी। अब कुल मिला जुला कर इस नीति से तो अंग्रेज और कुछ गिने चुने जमींदारों का फायदा हुआ, लेकिन सालों तक वहाँ के किसान और गरीब मजदूरों का शोषण होता रहा। इसके बाद सन आता है 1947, जब सालों बाद अंग्रेजों की हुकूमत से भारत को आज़ादी मिली, और इसके कुछ साल बाद ही सन 1952 में यूनियन गवर्नमेंट ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाई। अब इस पॉलिसी का मकसद था कि भारत के हर राज्यों में उद्योगों को समान मौका देना। अब इसके तहत कोयला और लोहा जैसे इस्पात और कच्चे मटेरियल भारत के हर राज्यों में एक ही दाम पर उपलब्ध कराए जाते थे। लेकिन इससे बिहार जैसे राज्य को नुकसान हुआ, क्योंकि बिहार जो कोयला और कच्चे खनिज पदार्थों से संपन्न राज्य था, उसका स्थानीय बेनिफिट खत्म हो गया। अब जब भारत सरकार इन सारे मटेरियल्स को हर जगह एक ही दाम पर अवेलेबल करा रही थी, तो इसकी वजह से जो फैक्ट्रियां थी वो किसी भी राज्य में लग सकती थी, और इसी की वजह से मुंबई, गुजरात और तमिलनाडु जैसे तटीय क्षेत्रों में फैक्ट्रियां लगी, जहां पर बंदरगाह और बाहरी बाजार के लिए रास्ता बहुत नजदीक और आसान था। महाराष्ट्र का कपास यहाँ सस्ता मिलेगा, जब बाकी जगह जाएगा तो थोड़ा महंगा मिलेगा, ताकि यहाँ के लोग कमा सके। यही होता है यहाँ पर। झारखंड का कोयला जो रेट झारखंड में मिलेगा, वही रेट आपको पंजाब में मिलेगा, वही रेट महाराष्ट्र में मिलेगा, वही रेट गुजरात में मिलेगा। तो काहे फैक्ट्री वाला यहाँ आएगा। और इस नीति की वजह से बिहार जैसे राज्यों का स्थानीय बेनिफिट छिन गया और वहाँ पर औद्योगिक विकास रुक गया, और इसकी वजह से वहाँ के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ा, जिसकी वजह से वहाँ पर बेरोजगारी और पलायन की प्रॉब्लम बढ़ गई। इतना ही नहीं, 2017 में भारत के उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी ये स्वीकार किया था कि इस नीति से बिहार और पूर्वी राज्यों का नुकसान हुआ था। अब इन घटनाओं ने तो बिहार को पीछे किया ही था, लेकिन जब 1993 में ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी खत्म हुई, तब वहाँ की सरकार ने भी बिहार में रोजगार और फैक्ट्रियों के निर्माण और स्थापन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उस समय बिहार में लालू यादव की सरकार हुआ करती थी और उनका नारा था कि विकास नहीं, सम्मान चाहिए। सन 2000 में बिहार को सबसे बड़ा झटका लगा, जब बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया राज्य बना। अब बिहार में जो बची हुई कुछ फैक्ट्रीज थी और मिनरल रिच रीजन था, वो भी झारखंड राज्य का हिस्सा बन गया।
और आज बिहार भारत का दूसरा सबसे पॉपुलेशन वाला स्टेट है और यहाँ पर अगर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखा जाए तो भारत के सभी राज्यों की लिस्ट में ये सबसे नीचे आता है और यहाँ पर लिटरेसी रेट भी भारत में सबसे कम है। इतना ही नहीं, यहाँ के 80% लोग छोटे छोटे कस्बों और गांव में रहते हैं और बिहार से हर साल लाखों लोग पलायन करते हैं दूसरे स्टेट में छोटी छोटी जॉब्स और नौकरी के लिए। और जब इन सारी चीज़ों की बात होती है और कोई कहता है कि बिहार इतना पीछे क्यों रह गया, तो यहाँ के लोग काफ़ी डिफेंसिव हो जाते हैं। वो आपको बताएंगे कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर आते हैं। इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध को भी गया में ज्ञान मिला और अशोका और चंद्रगुप्त जैसे राजाओं ने यहाँ से ही भारत के सबसे बड़े राज्य का निर्माण किया और पाटलिपुत्र जो आज की पटना हुआ करती है वो उनकी राजधानी हुआ करती थी। इसके साथ में ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी यहीं पर हुआ था और दुनिया की सबसे पुरानी आवासीय यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी यहीं बिहार में ही थी। ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो आपको लोग बताएंगे जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हिस्ट्री की हैं, बीते दिनों की हैं और आज के बिहार की हालत कुछ अलग है। आज बिहार का लिटरेसी रेट भारत में सबसे कम है और यहाँ पर गरीबी भी सबसे ज़्यादा है। ये बात सही है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर यहाँ से आते हैं, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा प्राउड करने वाली बात नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को डेवलप नहीं किया, जिसके लिए लोगों के पास रोजगार के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सरकारी नौकरी। यही सारी वजह है कि लोग अच्छे पैसे, अच्छे अपॉर्चुनिटी और अच्छी जॉब के लिए दूसरे शहरों में पलायन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब यही लोग वापस रिटर्न अपने यहाँ पर जाते हैं तो वोट जाति और कास्ट के नाम पर देते हैं। बिहार में रोटी कपड़ा मकान और जातिवाद के नाम पर पॉलिटिक्स होती है। लालू यादव ने बिहार पर 15 से 20 सालों तक राज किया और उनके राज को जंगल राज कहा जाता था। क्राइम रेट आसमान पर थे, लेकिन फिर भी आज भी बिहार में लालू यादव की पार्टी को करोड़ों वोट्स मिलते हैं और हर एक पार्टी अपने जात के लोगों को अपने पार्टी में जगह देती है और ये साइकिल चलते रहता है और बीच में बिहार बर्बाद होते रहता है। अब अगर डेटा देखा जाए तो बिहार से जो हर 100 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसके बजाय उसे 219 रुपए मिलता है। ये इसलिए होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट से टैक्स कलेक्ट करती है और फिर उसे पॉपुलेशन और पॉवर्टी के हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। बिहार जो कि पॉपुलेशन और पॉवर्टी में सबसे टॉप पर आता है, उसके लिए उसे सबसे ज़्यादा फंड्स मिलते हैं। लेकिन यही सिस्टम साउथ इंडियन स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं, क्योंकि ये स्टेट्स अपने पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं लेकिन उन्हें सेंटर से कम पैसे मिलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर तमिलनाडु के देखें तो तमिलनाडु को हर 100 रुपये पर सिर्फ 29 रुपये मिलते हैं, वहीं पर महाराष्ट्र को सिर्फ हर 100 रुपये पर 13 रुपये ही मिलते हैं। अब इसी की वजह से साउथ इंडियन स्टेट्स को हमेशा ये शिकायत रहती है कि उनका पैसा बिहार जैसे राज्य पर बर्बाद क्यों किया जा रहा है, जबकि सालों से ये स्टेट अपनी कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से इलेक्शन के समय पर साउथ इंडियन स्टेट्स के पॉलिटिशियंस इस इशू को एक मुद्दा बनाकर बिहार वालों को विलेन बना देते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग हमारे स्टेट में आकर यहाँ की जॉब्स छीन रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं और क्राइम रेट्स बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, गोवा के सीएम ने उस समय पर उनके राज्य में हो रहे अपराध के लिए भी बिहारियों को जिम्मेदार ठहराया था। अब इस तरीके के स्टेटमेंट जनरली पॉलिटिकल नैरेटिव्स बनाने के लिए किए जाते हैं, जिससे वहाँ के जो लोकल वोटर्स हैं उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट किया जा सके। लेकिन ये बात समझना काफ़ी ज़रूरी है कि माइग्रेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। लोग अपने स्टेट पे उतनी ज़्यादा जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होने की वजह से दूसरे स्टेट में माइग्रेट करते हैं। अब साउथ इंडियन स्टेट्स जो कि इकोनॉमिकली बेटर हैं, उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि यूपी और बिहार से जब लोग आते हैं तो उनकी भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ के कंस्ट्रक्शन और बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस इस बात को इग्नोर करते हैं और सिर्फ नफरत फैलाने में लगे रहते हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट से डिवीजन बढ़ता है और यूनिटी कम होती है। अगर हम एक देश हैं तो हमें ये समझना होगा कि हर एक स्टेट की अपनी एक अलग प्रॉब्लम है और उनका सलूशन भी कलेक्टिव एफर्ट से निकलेगा। और इसके साथ में ही बिहार और यूपी जैसे राज्यों को भी अपनी नीतियों और पॉलिसीज में सुधार करना होगा, जिससे वहाँ के लोगों को उनके ही राज्य में जॉब और अपॉर्चुनिटीज मिल सके।
अब ये सारी चीजें तब ठीक होंगी जब वहाँ के लोग जाति और कास्ट से उठकर इस मुद्दे पर वोट करेंगे कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो वहाँ पर रोजगार जनरेट करने, शिक्षा बेहतर करने और उन लोगों के हित के लिए बात कर रही है, ना कि सिर्फ जाति या किसी धर्म के मुद्दे पर उनसे वोट मांग रही है। इसके साथ में साउथ इंडियन स्टेट्स को भी ये बात समझनी होगी कि माइग्रेशन एक ग्लोबल फिनोमिना है। इसे कंट्रोल करने के बजाय इसे मैनेज करने के तरीके ढूंढने होंगे। और अगर बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो हमें याद करना होगा कि अगर हम एक देश हैं तो हमें यह समझना होगा कि चाहे यूपी हो, बिहार हो, कर्नाटका हो या तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, सारे एक ही धागे से बुने हुए हैं और हर एक स्टेट का अपना अलग प्रॉब्लम है और हर एक स्टेट की अपनी अलग कंट्रीब्यूशन है। और जब तक हम और वो का भेदभाव करते रहेंगे तब तक इंडिया एज ए नेशन की असली पोटेंशियल कभी सामने आ ही नहीं पाएगी। अब अगर हम लोग अपने बायसेस को साइड में रखकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो ना सिर्फ बिहार और यूपी की तस्वीर बदलेगी बल्कि पूरे भारत का भी भविष्य बदलेगा। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इंडिया तभी बनेगा जब हर एक स्टेट स्ट्रॉन्ग होगा, और ये तभी होगा जब हम लोग अपनी छोटी छोटी सोच जैसे कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर राजनीति करना बंद करके एक पूरा इंडिया कैसे विकसित रास्ते पर जा सकता है इस बारे में सोचेंगे। आज जो बिहार और यूपी के लोगों को टारगेट करके ये नफरत फैलाई जा रही है वो कल किसी दूसरे स्टेट के खिलाफ भी हो सकती है और ये खतरनाक साइकिल कभी खत्म ही नहीं होगी। तो क्यों ना इस खतरनाक साइकिल को खत्म करके एक नई शुरुआत की जाए, एक नया इंडिया बनाया जाए जहां पर हर स्टेट अपनी प्रॉब्लम से लड़ सके और हर सिटीजन अपने सपनों को पूरा कर सके। और आखिर में हम लोग देखें तो हम सब एक हैं, इंडियन, और ये यूनिटी ही है, ये एकता ही है जो हमें असली तरक्की के मार्ग पर ले जा सकती है।